हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विंटो क्लासेस। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी का तीसरा पार्ट, सदियों में जीवन प्रक्रिया भाग 2। स्टूडेंट्स, इस पार्ट के ऑलरेडी मैंने 7 से 8 वीडियो बना के रखे हुए। उन वीडियोस को आप प्लेलिस्ट में या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाके देख सकते हो। उन वीडियोस को देखोगे तो आपको ये पार्ट समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग को 3 टॉपिक क्लियर करना है, प्रजनन और आधुनिक तकनीकी, और उसके बाद हम लोग देखेंगे जुड़वा, और उसके बाद हम लोग देखेंगे लैंगिक स्वास्थ्य। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग एक के बाद एक बताता हूं और आपको समझाने का प्रयास करता हूं। स्टूडेंट्स, क्या होता है प्रजनन और आधुनिक तकनीकी, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी स्टूडेंट्स? तो आप लोग ने हमारे समाज में आसपास के लोगों को देखा होगा, कोई दंपति रहते हैं, कोई जोड़ा रहता है, स्त्री और पुरुष का जोड़ा होते हैं, तो उनको किसी कारणवश संतान नहीं हो पाता है। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियोस में हमने देखा कि भाई संतान किस तरह से होते हैं, मासिक धर्म में क्या होता है, शिशु कैसे तैयार होता है। तो उन वीडियोस में मैंने बताया कि शिशु कैसे तैयार होता है, लेकिन कभी कभी कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से उस पिता को या माता को शिशु नहीं हो पाता, कुछ कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए समाज में स्त्रियों को ज़्यादा दोषी ठहराया जाता है। ठीक है ना, इस तरह की आपने घटनाएं आपके समाज में देखी होगी। लेकिन आज विज्ञान ने इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है कि इस विज्ञान की तरक्की के माध्यम से आज यदि कोई स्त्री माता नहीं बन पा रही है या कोई पुरुष पिता नहीं बन पा रहा है, तो उसके लिए समाधान है आज हमारे पास। ठीक है, विज्ञान ने उसके लिए समाधान निकाल के रखा हुआ। बहुत सारी अलग अलग तकनीकी हैं, जैसे कांच की नलिका में निषेचन, उसके बाद स्थापन मातृत्व, उसके बाद वीर्य बैंक। ये बहुत सारी तकनीकी है जिस तकनीकी माध्यम से आज कोई भी माता पिता बिना संतान के मतलब नहीं हो सकता। अगर उसके पास संतान नहीं हो रही तो इन तकनीकों का उपयोग करके वो मतलब माता पिता बन सकते हैं। तो सारी तकनीकी के बारे में हम लोग धीरे धीरे एक के बाद एक पढ़ेंगे। पहले समझ लेते क्या कारण क्या होता है कि वो माता पिता नहीं बन पाते। कुछ तो कारण होता होगा ना, कुछ तो अलग अलग कारण होते हैं जिसकी वजह से वो स्त्री माँ नहीं बन पा रही है या वो पुरुष पिता नहीं बन पा रहा है। कुछ तो कारण होते हैं, बिना कारण के तो ये तकनीकी विकसित हुई नहीं होगी। वो कारण पहले निकले तभी तो तकनीक विकसित हुई। तो चलिए पहला कारण देख लेते हैं, स्त्रियों में बाध्यता के कारण, कि स्त्रियां मां क्यों नहीं बन पाती है। ठीक है, तो पहला कारण है मासिक धर्म चक्र अनियमितता। जो मासिक धर्म आता है उसके अनियमितता हो जाती है, मतलब नियमित रूप से नहीं आता, जो कि 28 दिन में आना चाहिए, लेकिन नियमित रूप से न होने की वजह से स्त्रियां मां नहीं बन पाती है। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है? यदि उनका खान पान बराबर नहीं है तो, या तो उनका जो अंडाशय है वो पूरी तरह से डिंब विकसित नहीं कर पा रहा है। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से स्त्रियां मां नहीं बन पाती हैं। फिर अगला क्वेश्चन है डिंब के उत्पादन में कठिनाई। डिंब जो बनता है, अंडाशय में जो डिंब तैयार होता है, एस्ट्रोजन जो तैयार करता है, एफएसएच क्या है? अगर इसको जानना है तो आपको इसके पुराने वाली वीडियोस आप लोग देख लीजिए। डिंब के उत्पादन में कमी हो जाएगी, मतलब अंडाशय डिंब सही तरह से उत्पादित नहीं कर पाएगा। अन्य नलिका में डिंब प्रवेश को लेकर रुकावटें। जो अन्य नलिका में डिंब प्रवेश करता है, मतलब डिंब कब प्रवेश करेगा? जब उसको एलएच हार्मोन क्या करेगा? अटैक करेगा। एलएच हार्मोन जब मतलब पुटिका पर अटैक करेगा तो पुटिका क्या होगी? फूट जाएगी, उसमें डिंब बाहर निकलता है, आप लोगों को मालूम है। तो कभी कभी क्या होता है, एलएच हार्मोन सही से स्रावित नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जो डिंब है वो अन्य नलिका में आ ही नहीं पाएगा। जब अन्य नलिका में डिंब आएगा नहीं तो उसका फलन होगा नहीं, जब फलन होगा नहीं तो जो स्त्री वो माता नहीं बन पाएगी। गर्भाशय गर्भ रोपण की क्षमता में कभी, और ये सारी चीज़ें तो सब होती है। डिंब भी आता है, डिंब अच्छा भी होता है, लेकिन कभी कभी उस माता का जो गर्भाशय, वो गर्भाशय शिशु के गर्भ रोपण के लिए अनुकूल नहीं होता है, मतलब वहाँ पर गर्भ रोपित नहीं हो पाता है। क्यों नहीं रोपित हो जाता है? क्योंकि वहाँ पर बहुत अलग अलग ग्रंथियाँ होती हैं। उन ग्रंथियों से अलग अलग मतलब अलग अलग संप्रेरक निकलते हैं। वे संप्रेरक न निकल पाने की वजह से वह गर्भ रोपण करने में क्या हो जाती है? असमर्थ हो जाती है। और एक ग्रंथियों को निर्माण करने कौन कौन करता है? प्रोजेस्टेरॉन। आपको इसके पहले वीडियो में बताया मैंने, प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन शायद इन ग्रंथियों को निर्माण नहीं कर पाता होगा, इसलिए गर्भरोपण नहीं हो पाता। तो ये 4 कारण है जिसकी वजह से कोई एक स्त्री मां नहीं बन पाती। पहला कारण मासिक धर्म चक्र में अनियमितता, डिंब के उत्पादन में कठिनाई आना, अन्य नलिका में डिंब का प्रवेश में रुकावट आना, दूसरा गर्भाशय में गर्भ को रोपण न हो पाना। ये कुछ कारण है जिनकी वजह से स्त्रियां मां नहीं बन पाती है। अब देखते पुरुष किस वजह से पिता नहीं बन पाते हैं। ठीक है ना, तो पहला है कि पुरुषों में बाध्यता के कारण पुरुष में शुक्राणु का पूर्ण रूप से अभाव होना। शुक्राणु बनते ही नहीं उसके शरीर में, शुक्राणु बनेंगे भी तो पूरी तरह से विकसित नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो शुक्राणुओं का पूरी तरह से अभाव होना। वीर्य में शुक्राणु रहेंगे नहीं। और वीर्य कैसे बनता है आपको मालूम है कि पहले जो अलग अलग नलिकाएं, अलग अलग नलिकाओं से शुक्राणु जाता है, उसके बाद अलग अलग ग्रंथियां हैं। ठीक है ना, उन ग्रंथियों से लार निकलता, उन ग्रंथियों से मतलब संप्रेरक निकलते हैं, और संप्रेरक मिलकर क्या तैयार करते हैं? वीर्य तैयार करते हैं। तो उस वीर्य में शुक्राणु कमी होना, शुक्राणु की मंद गति, क्योंकि अगर फलन करना है तो शुक्राणु की वो स्पीड होनी चाहिए।
ताकि वो जाके डिंब को फलित कर दे। लेकिन कभी कभी शुक्राणु की स्पीड होती नहीं है, शुक्राणु में इतनी स्पीड नहीं होती है कि वो योनि से गर्भाशय में जाए और गर्भाशय से अंड नलिका में जाए। आपको मालूम है कि जो शुक्राणु होता है पहले उसको योनि में जाना पड़ता है, योनि बाद गर्भाशय में जाना पड़ता है, उसके बाद अंड नलिका में जाना पड़ता है। तो ये स्पीड होनी चाहिए उसके अंदर, तो स्पीड न होने की वजह से वो पिता नहीं बन पाता है। तीसरा कारण, शुक्राणु विद्यमान विभिन्न दोष। बहुत सारे दोष हो सकते हैं, अलग अलग कारण हो सकते हैं, शुक्राणु में कमी हो सकती है, इन कमी की वजह से वह पिता नहीं बन पाता है। तो ये 3 कारण याद रखिए, 3 कारण हैं। तो चलिए अब हमने समझ लिया कि पिता मतलब कोई पुरुष पिता नहीं बन सकता, कोई माता नहीं बन पाती, उसके कारण भी हमने समझे क्यों नहीं बन पा रहे। लेकिन अब ये कारण तो समझ में आ गया, अब देखना है वो तो उसका समाधान कैसे होगा। अभी उसका समाधान कैसे होगा, ठीक है, वो पूरी जिंदगी तो ऐसे नहीं जीने वाले, तो उनके लिए कुछ समाधान साइंस ने निकाल के रखा हुआ है। जैसे पहला है कांच नलिका में फलन। इसमें क्या किया जाता है कि पिता का शुक्राणु और माता का डिंब, ध्यान सुनते जाइए स्टूडेंट्स, पिता का शुक्राणु और माता का डिंब दोनों लिया जाता है और एक कांच नलिका में डाल के उसका क्या किया जाता है, फलन किया जाता है। समझ में आ रहा है, फलन किया जाता है और बाद में उसको गर्भाशय में छोड़ दिया जाता है। किसके गर्भाशय में, माता के गर्भाशय में डाल दिया जाता है और इसको क्या कहा जाता है, कांच नलिका में फलन। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, मान लीजिए कोई स्त्री है, उसके डिंब से मतलब उसके डिंब गर्भाशय में रुक नहीं पा रहा है, मान लीजिए डिंब गर्भाशय में नहीं रुक पा रहा है, तो उस समय क्या होगा कि उसके अंडाशय से डिंब बाहर निकाला जाएगा, उसके गर्भाशय से अंडाशय डिंब निकाल दिया जाएगा और पिता का शुक्राणु, ठीक है ना, पिता का वीर्य शुक्राणु, ये दोनों को एक नलिका में हम लोग क्या करें, डाल देंगे। इस नलिका में क्या होगा, उसका फलन होगा और क्या तैयार होगा स्टूडेंट, जायगोट तैयार होगा। क्या तैयार होगा, जायगोट, युग्माणु तैयार हो जाएगा। अब इस युग्माणु को क्या करेंगे, गर्भाशय में डाल दिया जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ लो, ऐसा गर्भाशय में डाल दिया जाएगा तो वहाँ गर्भाशय में क्या होगी, वृद्धि होगी। उसको स्थापन मातृत्व कहा जाता है, सरोगेट मदर कहा जाता है। और इसका एक एग्जाम्पल और हो सकता है, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसका शुक्राणु पूरी तरह से विकसित नहीं हो पा रहा है, शुक्राणु में कमी है, तो उस समय क्या होता है, अभी माँ तो उसको बनना है स्त्री को, तो उस माता के शरीर से डिंब निकाला जाता है और कोई व्यक्ति होता है जिसने वीर्य डोनेट किया हुआ था, उसे डोनर कहते हैं, स्पर्म डोनर कहते हैं। वो वीर्य क्या करे, डोनेट करेगा, तो उसका वीर्य लेकर इसके डिंब से फलित किया जाता है और बाद में उस स्त्री के गर्भाशय में डाल दिया जाता है। समझ आ रहा है, तो इस तरह का कांच नलिका में फलन किया जाता है, इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। स्थापन मातृत्व, इसमें क्या होता है, कोई स्त्री होती है जिसका गर्भाशय पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता है किसी भी शिशु को जन्म देने के लिए, तो उस समय क्या करते हैं कि पिता का शुक्राणु और उस जो स्त्री माँ नहीं बन पा रही है उसका डिंब निकाला जाता है, उसको कांच नलिका में क्या किया जाता है, फलन किया जाता है, फिर उसका जायगोट बनता है और इस जायगोट को क्या करते हैं, दूसरे स्त्री को, क्या बोल रहा हूं मैं, दूसरे स्त्री के गर्भाशय में डाल दिया जाता है। अब वो स्त्री क्या करेगी, उसका फलन करेगी, वो स्त्री क्या करेगी, उसका फलन करेगी। अब जब 9 महीने का वो शिशु हो जाएगा, तो जब वो शिशु जन्म लेगा तो वो अपनी माँ के पास आ जाएगा। किसकी माँ के पास, जिसने डिंब दिया था। समझ में आ रहा है, तो वो जो जिसने जन्म दिया है वो क्या हो जाएगी, उस शिशु के लिए सरोगेट मदर हो जाएगी। समझ में आ रहा है, ओरिजिनल माँ है क्या वो, नहीं, क्योंकि डिंब तो इसका था ना। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। वीर्य बैंक किस लिए, जैसे आप लोगों को रक्त बैंक सुना होगा, तो रक्त बैंक के हिसाब से ही वीर्य बैंक भी बनाया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति का वीर्य सही तरह से कार्यरत नहीं है तो क्या करेंगे, इसमें क्या होता है, डोनर होते हैं, वीर्य डोनर होते हैं, स्पर्म डोनर होते हैं। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं कि वो स्पर्म डोनेट करते हैं, जैसे हम लोग रक्त डोनेट करने जाते हैं वैसे स्पर्म डोनेट करते हैं। और जिस स्त्री को इस तरह की, जिस पुरुष को इस तरह की प्रॉब्लम होती है, उस वीर्य बैंक का इस्तेमाल करके पिता बन सकता है। समझ में आ रहा है, आप लोग इसके लिए विक्की डोनर नाम की मूवी है, वो देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। विक्की डोनर नाम की मूवी 2012 में आई है, तो उस मूवी को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और स्थापन मातृत्व के लिए एक मूवी थी छुपके छुपके, ठीक है, छुपके छुपके एक मूवी का नाम है, वो मूवी देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। मैं यहाँ पर मूवी का एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ को देख पाओ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स, पहला टॉपिक हमारा है कांच नलिका में फलन। ठीक है, ये आधुनिक प्रजनन पद्धति का पहला प्रकार है, कांच नलिका में फलन, इन वॉन्ट्रो फर्टिलाइजेशन। पहले मैं समझा देता हूँ ये फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया हुआ है, तो अभी फिर से एक बार समझा देता हूँ आप लोगों को। तो इस पद्धति में क्या होता है स्टूडेंट्स, कि इस पद्धति में जो वीर्य है वो वीर्य को निकाल दिया जाता है।
ठीक है। और माता का जो डिंब रहेगा उसको निकाल लिया जाएगा, पिता का जो रहेगा शुक्राणु, वो दोनों को निकाल लिया जाएगा। अब उसको क्या किया जाएगा, फलन किया जाएगा और उससे क्या तैयार करेंगे, जायगोट तैयार करेंगे। देखो डे जीरो में क्या तैयार होता है, जायगोट तैयार होता है, फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, मतलब डिंब का क्या करना है, यहाँ फलन होता है, डिंब का क्या हो जाएगा, फलन हो जाएगा। फिर यहाँ पर एम्ब्रियो कल्चर डे 0 to day 5, यहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका अर्धसूत्री विभाजन होगा। बहुत अच्छे समझा रहा हूँ मैं, इसका अर्धसूत्री विभाजन होगा और अर्धसूत्री विभाजन होकर बाद में जब ये पूरा फ्रीजिंग एक्सेस एम्ब्रियोज बन जाएगा 3 से 5 दिन के अंदर, तो इसको अब क्या करेंगे, इसको माता के गर्भाशय में डाल दिया जाएगा। कहाँ डाल दिया जाएगा, माता के गर्भाशय में डाल दिया जाएगा। अब क्योंकि ये कब होता है कि अगर वो उसका डिंब, माता का डिंब पूरी तरह से गर्भाशय में नहीं आ पा रहा है, मान लीजिए माता का जो डिंब है वो गर्भाशय में नहीं आ रहा है, किसी कारणवश गर्भाशय में नहीं आ पाता है, मतलब अंडाशय से निकल ही नहीं पा रहा है, तो इस समय क्या किया जाए कि भाई उसका डिंब अंडाशय से निकाल लिया जाए, शुक्राणु ले लिया जाए पिता का, और उसको क्या किया जाए, फलन किया जाए। और फलन करने के बाद उसका जब अर्धसूत्री विभाजन हो जाए 3 से 5 दिन के बाद, तो इस डिंब को क्या करेंगे, माता की योनि में वापस डाल देंगे। एम्ब्रियो ट्रांसफर, एम्ब्रियो मतलब भ्रूण, एम्ब्रियो मतलब क्या आता है, भ्रूण, ट्रांसफर मतलब वापस उसके गर्भाशय में डाल देना। उसके बाद 14वें दिन हम लोग उसको इस यंत्र के माध्यम से, इस यंत्र के बारे में आपको सुना होगा, आपने बहुत सारे टीवी पे ऐड भी देखे होंगे, किट होती है, तो इस किट के माध्यम से हम लोग पता लगा देंगे कि वो स्त्री अभी प्रेग्नेंट है कि नहीं है। तो उम्मीद आपको समझा होगा ये। अब चलिए इसका थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो कांच नलिका में फलन, इनवॉल्यूटरी फर्टिलाइजेशन, इस तकनीक में फलन की क्रिया एक कांच नलिका में की जाती है। एक कांच की नलिका होती है, उसके अंदर की जाती है। निर्माण होने वाला भ्रूण उचित समय में दंपत्ति स्त्री के गर्भाशय में आरोपित किया जाता है। जब शिशु निर्माण हो जाता है, जो भ्रूण निर्माण हो जाता है 3 से 5 दिन के बाद, जब भ्रूण निर्माण हो जाता है, तो दंपत्ति की जो स्त्री है, दंपत्ति मतलब होता है बच्चों जोड़ा, क्या होता है, जोड़ा। अगर हिंदी वर्ड नहीं समझ में आ रहा तो कपल याद रखो, आपको कपल तो मालूम होगा। दंपत्ति स्त्री के गर्भाशय में डाल दिया जाता है, आरोपित किया जाता है। इस पद्धति में उपयोग करने का कारण, इस पद्धति का क्यों उपयोग किया जाता है बच्चों, यह शुक्राणु में कमी आ जाना। शुक्राणु की समझ लो स्पीड ही नहीं है, शुक्राणु में इतनी स्पीड नहीं है कि वो योनि से गर्भाशय में जाए, गर्भाशय से अंड नलिका में जाए। तो अगर शुक्राणु के संख्या में कमी है, या तो डिंब नलिका में प्रवेश में रुकावट है, जो डिंब है वो अंड नलिका में आ ही नहीं पा रहा है, तो ऐसे 2 कारण हो सकते हैं कि हम लोग IVF टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आ गया। आदि समस्याओं के कारण अगर संतान प्राप्ति न हो रही हो तो IVF तकनीक का उपयोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको IVF का मतलब समझ में आया होगा। तो चलिए अगली पद्धति देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, अगली पद्धति स्थापन मातृत्व सैरोगेट मदर। तो पहले मैं डायग्राम से समझा देता हूँ। स्टूडेंट्स, यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए कोई स्त्री है, मान लीजिए कोई स्त्री है, ये स्त्री है, यानी स्त्री है, इस स्त्री के गर्भाशय में डिंब का आरोपण नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये क्या करेगी, ये डिंब का आरोपण नहीं हो पा रहा, मतलब वो मां नहीं बन पा रही है, तो अभी क्या करेगी, इस पुरुष का शुक्राणु लेंगे, क्या लेंगे, शुक्राणु, और इसके अंडाशय से क्या निकालेंगे, डिंब निकालेंगे, ठीक है। अब उसको क्या करेंगे, कांच नलिका में क्या करेंगे, फलित करेंगे, IVF टेक्निक में फलित करेंगे, IVF टेक्निक का उपयोग करके। अब जो 3 से 5 दिन बाद जो युग्माणु तैयार होता है, जो जायगोट तैयार होता है, जो युग्माणु तैयार होता है, उसको क्या करेंगे, ये स्त्री है, इस स्त्री के गर्भाशय में डाल दिया जाएगा। अब ये स्त्री क्या करेगी, 9 महीने तक इस बच्चे का क्या करेगी, पालन पोषण करेगी, और पालन पोषण करने के बाद जब इसका बर्थ हो जाएगा तो ये बच्चा जो रहेगा, शिशु रहेगा, ये माँ ले लेगी, क्योंकि ओरिजिनल माँ ये, क्यों ओरिजिनल मम्मी ये क्यों है, क्योंकि डिंब जो था इसी का था, लेकिन ये सेरोगेट मदर है, इसको पालने वाली माँ ये है, इस जन्म देने वाली माँ है, लेकिन ओरिजिनल माँ ये है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो इस तरह के प्रजनन में बहुत खर्चा आता है स्टूडेंट्स। स्थापन मातृत्व का काम करती है, उसका ही चार्ज होता है लगभग 4 लाख के बराबर। क्या होता है, 4 लाख के बराबर उसका चार्ज होता है। और इंडिया में लगभग 10 से 15 लाख का खर्चा होता है इसका, 10 से 15 लाख। यदि आप मतलब अगर इंडियन माँ रहेगी, मतलब वो जो सैरोगेट मदर रहेगी वो इंडियन रहेगी, ठीक है स्टूडेंट्स, इंडियन, ये मैं दूसरा नॉलेज दे रहा हूँ, तो लगभग 10 से 15 लाख का बजट रहता है। यदि जो सैरोगेट मदर है वो फॉरेनर है, मतलब आउट ऑफ इंडिया है, तो उसका खर्चा लगभग आ जाएगा 1.5 से लेकर 2 करोड़, इतना खर्चा आएगा अगर वो फॉरेनर मदर है तो। समझ में आ गया स्टूडेंट्स। ये थोड़ा जानकारी थी, इसके बारे में जानकारी और भी आप इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए हम आगे शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, कुछ स्त्रियों में गर्भाशय आरोपण नहीं हो पाता। क्यों आरोपण नहीं हो पाता भाई, वहाँ पर डिंब रुक ही नहीं पाता है, तो फिर वही स्थापन मातृत्व का उसको सहारा लेना पड़ेगा। इस स्त्री को स्थापन मातृत्व सैरोगेट मदर इस तकनीकी की सहायता ले सकती है। इस पद्धति में गर्भाशय आरोपण
मतलब गर्भाशय जो होता है वो आरोपित नहीं कर पाता है, जो डिंब है वो आरोपित नहीं कर पाता, क्योंकि गर्भाशय में अलग अलग ग्रंथियां होती हैं। स्टूडेंट्स, मैं बहुत बार बता चुका इसके पहले वाली वीडियोज़ में भी कि जो आपका प्रोजेस्टेरोन होता है वो अलग अलग ग्रंथियों को स्रावित करता है वहाँ पर। तो ग्रंथीय कार्यक्षम न हो पाने की वजह से जो गर्भाशय होता है वो डिंब को आरोपित नहीं कर पाता है, तो अंडाशय डिंब लिया जाता है। इसमें क्या है, स्त्री के अंडाशय से डिंब ले लिया जाता है। उस डिंब को कांच नलिका में आईवीएफ स्त्री के पति के शुक्राणु का उपयोग कर फलन किया जाता है। आईवीएफ में क्या करेंगे, उसका फलन करेंगे। इससे निर्माण वाले भ्रूण को किसी अन्य स्त्री गर्भाशय आरोपित कर दिया जाएगा। इससे जो निर्माण वाला जो भ्रूण रहेगा, ठीक है, भ्रूण रहेगा, उसको दूसरी स्त्री के गर्भाशय में डाल दिया जाएगा। इस स्थिति में जिस स्त्री का गर्भाशय भ्रूण का रोपण किया जाता है उस स्त्री को क्या कहते हैं, सैरोगेट मदर कहते हैं। मतलब वह बच्चा जिस माता के गर्भाशय में वृद्धि विकास कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सैरोगेट मदर कहेंगे। समझ में आ रहा है क्या स्टूडेंट्स? वीर्य बैंक आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि वीर्य बैंक वीर्य इकट्ठा किया जाता है। ये वीर्य कौन देगा, डोनर देगा। कौन देगा स्टूडेंट, डोनर क्या देगा, वीर्य देगा। लेकिन डोनर जब वीर्य देगा तो उसके पहले उसकी शारीरिक जांच की जाती है कि शारीरिक रूप से उस डोनर के अंदर कोई बीमारी तो नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई भी जाके वीर्य डोनेट कर देगा, पहले उसका पूरा चेकअप किया जाता है। उसका पहले क्या करते हैं, पूरा चेकअप करते हैं, उसका शारीरिक रूप से मानसिक रूप से कोई बीमारी तो नहीं है, उसको किसी प्रकार का गलत लक्षण तो नहीं है उसके अंदर। तो जब पूरी तरह से वो मेडिकल टेस्ट में जब पूरी तरह सफल होता है तब जाके उससे वीर्य लिया जाता है, ठीक है। और उसको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, वीर्य बैंक में स्टोर किया जाता है। इस तरह की वीडियोस आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी, आप वीडियोस को जाके देख सकते हो। तो वीर्य बैंक, तो उसको बाद में क्या करेंगे भाई, इसका जो वीर्य रहेगा ये डिंब में क्या करेंगे, डाल देंगे। समझ आ रहा है? इसके अंडाशय में छोड़ दिया जाएगा, ठीक है, इसके डिंब में डाल देंगे और फिर फलन हो जाएगा। उसके बाद की प्रक्रिया आपको मालूम है, देख सकते हो यहाँ पर आप लोग। यहाँ पर जो ये वीर्य है इसको गर्भाशय में डाला जा रहा है। समझ में आ रहा है? ये गर्भाशय में डालेगा क्योंकि यहाँ पर डिंब है, तो यहाँ पर क्या होगा, उसका फलन होगा। समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स? बहुत आसान है। तो चलिए अब इसका थ्योरी पढ़ लेते हैं। फ्रेंड्स, क्या लिखा है यहाँ पर, दंपत्ति के पुरुष में शुक्राणु की निर्मित को लेकर कुछ समस्या होती है, ठीक है। ये किसके लिए जरूरी है, ये शुक्राणु की निर्मित, जिस पुरुषों में शुक्राणु की निर्मित कम होती है। और ये बहुत सारी गलतियां करते हैं आजकल के नवयुवक जो होते हैं, बहुत सारी गलतियां कर देते हैं उनके जब युवा अवस्था होती है। तो उन गलतियों के कारण उनके शुक्राणु की निर्मित में क्या होती है, कमी होती है, या खान पान में भी बराबर ध्यान न देना, निद्रा का बराबर नहीं होना, तो ये सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से शुक्राणु में कमी आ जाती है। ऐसे दंपत्ति के लिए संतान हेतु वीर्य बैंक एक नई संकल्पना सामने आई है। यदि उसको अब दंपत्ति मतलब जोड़ा मैंने बताया, और उसको संतान चाहिए तो वीर्य बैंक का सहारा लेना पड़ेगा। ये संक्रमण रक्त बैंक जैसी है, ये सेम टू सेम रक्त जैसी है। जैसे रक्त बैंक, ब्लड बैंक में आप क्या करते हो, ब्लड डोनेट करते हो, वैसे वीर्य बैंक में वीर्य डोनेट करोगे। पुरुषों की इच्छा के अनुसार उनकी संपूर्ण शारीरिक और अन्य जांच, शारीरिक जांच की जाती है। अन्य जांच मतलब कोई उसको बीमारी तो नहीं है, उसको शुगर तो नहीं है, ठीक है ना, कोई अनुवांशिक बीमारी तो नहीं है, ठीक है ना। अगर इस तरह की बीमारी रहेंगी तो उससे बनने वाला जो शिशु रहेगा उसमें भी वो बीमारी चली जाएगी। तो इसके बाद उसके द्वारा खलित वीर्य बैंक में संग्रहित किया जाता है। जिस दंपति को संतान की आवश्यकता हो उनके इच्छा अनुसार इस संग्रहित करके रखे हुए वीर्य का उपयोग स्त्री के डिंब में आईवीएफ तकनीक के द्वारा, आईवीएफ तकनीक में मालूम आपको, वो जो नली रहेगी, ठीक है ना, उसके अंदर डाल के आपको मालूम है आईवीएफ क्या होता है। तकनीक की सहायता से फलित किया जाता है और उससे तैयार होने वाला भ्रूण उसी स्त्री के गर्भाशय में डाल दिया जाता है, ठीक है ना। उससे तैयार होने वाला जो फलित डिंब रहेगा उसकी स्त्री के गर्भाशय में डाल दिया जाएगा। और यहाँ पर जो वीर्य दे रहा है उसका जो जानकारी वो गुप्त रखी जाती है। एक गुप्त क्यों रखी जाती है, मतलब जिसने वीर्य दिया है, जिसने ब्लड मतलब वीर्य डोनेट किया है, उसकी जानकारी गुप्त क्यों जाती है, ताकि भविष्य में जाके कोई ब्लैकमेलिंग नाम की कोई चीज़ ना हो, वो व्यक्ति ब्लैकमेल ना करे स्त्री को, या किसी तरह से उसको शोषण ना हो उसका समाज में। तो इस तरह से उसकी जानकारी को क्या किया जाता है, गुप्त रखा जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए स्टूडेंट्स आज के लिए हम लोग इतना ही देखने वाले हैं, आधुनिक प्रजनन प्रौद्योगिकी। तो इसके अंदर हम लोगों ने 3 चीज़ें देखी हैं। पहला कांच नलिका में फलन, दूसरा स्थापन मात्र, तीसरा वीर्य बैंक। उम्मीद है आपको पूरा वीडियो समझा होगा। यदि आपको पूरा वीडियो समझने में आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि तक अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।